ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है। आज 11 सितंबर विभिन्न स्मृतियों का दिन है। आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया, और दूसरी ओर आज 9/11 की घटना का आतंकी हमला हुआ था, जब विश्व बंधुत्व की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन एक और विशेष व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जो आज अपने 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। संघ परिवार में जिन्होंने परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धा भाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है, और मैं आप सबकी ओर से मोहन भागवत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी जो हमारे समाज में चारों ओर प्रकाश फैला रहे हैं, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और हम सबको मार्ग प्रशस्त करते रहें। यह सुखद संयोग है कि इसी वर्ष जो है संघ के शताब्दी वर्ष मना रहा है। मोहन भागवत जी के परिवार में स्वर्गीय मधुकर राव भागवत जी उनके पिता थे, और माननीय मोदी जी ने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकर राव जी के बारे में विस्तार से लिखा है। आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जो श्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिखी है। मधुकर राव जी जीवन राष्ट्र निर्माण में के कार्य में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य का मजबूत नींव रखी। मधुकर राव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहन राव भागवत को भी इस महान कार्य में समर्पित कर दिया। मधुकर राव ने मोहन राव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी। भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर ये भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं वो इसका अर्थ भली भांति जानते हैं। प्रचारक परंपरा संघ की विशेषता है। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक युवतियों ने अपना घर परिवार त्याग कर पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। भागवत जी भी उस महान परिवार परंपरा की मजबूत धुरी हैं। भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश भर में इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में भागवत जी के कार्यों को आज भी स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में को समर्पित किया। 20वीं सदी में आखिर के पड़ाव में वे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बने। 2000 में वे सर कार्यवाहक बने और यहाँ भी उन्होंने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। 2009 में भागवत जी सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा
सर्वोपरि रखा। मित्रों, संघ का हर कार्यकर्ता, संघ का ही नहीं अपितु देश का हर नागरिक वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विजन और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, भागवत जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण है। यदि हम मोहन भागवत जी की बात करते हैं तो पंच परिवर्तन कैसे भूल सकते हैं। मित्रों, क्या आप जानना चाहेंगे कि पंच परिवर्तन क्या है? यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि यह पंच परिवर्तन जो हमारे राष्ट्र के लिए, स्वर के निर्माण के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, उसको अपनाएं। पंच परिवर्तन क्या है और वो 5 परिवर्तन क्या हैं? सबसे पहले हम जानते हैं, पहला है कुटुंब प्रबोधन, दूसरा है सामाजिक समरसता, तीसरा पर्यावरण, चौथा स्वदेशी और पांचवा नागरिक नियमों का पालन। पहले हम बात करते हैं कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन क्या है? अपने कुटुंब जनों के साथ मंगलमय संबोधन। आज दूरियां इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिल नहीं पाते। ऐसे में हम दादा दादी, नाना नानी, भाभी भाई, बहन, देवर, सभी के साथ, चाचा चाची, सबको एक साथ रखें। एक साथ बैठ के कम से कम वर्ष में एक बार परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे हों और आपस में भजन भोजन एक साथ करें। और यदि हम एक साथ करते हैं तो हम आप अपना एकता का प्रदर्शन करेंगे, कुटुंब का प्रदर्शन करेंगे। जब दूसरे इसको देखेंगे तो वो भी इसको अपनाएंगे। एक बार की बात है, कलकत्ता में कलकत्ता में राघव जी थे। राघव जी को लॉर्ड कर्जन जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने विदेश जाने की आज्ञा दी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता से पूछ के बताता हूँ कि मैं जा पाऊंगा, अन्यथा नहीं, माता की आज्ञा के बिना नहीं जा पाऊंगा। तो लॉर्ड कर्जन को अजीब लगा। उन्होंने कहा, मैं इस प्रदेश का गवर्नर हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ, और आप बोलते हैं कि माता से पूछ के जाऊंगा, यह तो कुछ उचित नहीं। तो उन्होंने कहा, क्षमा करिए, मैं अपनी माँ से पूछ के ही जाऊंगा। और उन्होंने माँ की आज्ञा के उपरांत ही विदेश यात्रा की और वो विदेश गए। इसी तरह का एक वाक्य आता है जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण जी का आपने नाम सुना होगा। जयप्रकाश नारायण पीएचडी करने विदेश गए और वहाँ पर उनकी माता का, उनको ज्ञात हुआ कि उनकी माँ का स्वास्थ्य खराब है। तो वो बीच में ही अपनी पीएचडी छोड़कर वापस आ गए। मित्रों ने उनको सलाह दी कि आप पीएचडी करने आए हैं, आप पीएचडी कर लें, माता का स्वास्थ्य देर सवेर ठीक हो जाएगा। परंतु वो किसी की बात नहीं माने। मित्रों ने पूछा, आप कब आएंगे? तब भी उन्होंने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया और अपने देश वापस लौटे। माता की सेवा की। माता का की देहावसान हो गया, उनको वो बचा नहीं सके, चूंकि उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी। तो जो आया है उसको जाना है, मगर माता के लिए उन्होंने बड़ा त्याग किया और माँ की सेवा में वो अंतिम समय तक लगे रहे। जब तक वो जीती रहीं तब तक उन्होंने अपनी माँ की सेवा की। और बाद में जयप्रकाश नारायण जी का, जैसा आप सबको मालूम है, एक बहुत बड़े संत के रूप में उनका उदय हुआ और पूरे देश के युवा उनके एक आवाज़ में उनके पीछे चलते थे। ये किसी से आपसे छुपा नहीं है। आप सभी जयप्रकाश नारायण के बारे में भली भांति जानते हैं। तो हम अपने दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, ताऊ भाई, भतीजे, नातिन नाती, सभी को एक साथ बैठकर एक
साथ भजन करें, भोजन करें, शयन करें और एक स्थान पर रहें और एकता के साथ जीवन यापन करें। समय किसी का दास नहीं होता, कब कौन एक दूसरे से बिछड़ जाए यह नहीं कह सकते। तो कुटुंब प्रबोधन करें, कुटुंब में एकता लाएं, कुटुंब में एक साथ रहें। सबके कार्य अलग अलग हैं, सबके कार्य अलग अलग हो सकते हैं, सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मगर कुटुंब एक है, स्वजन एक हैं। हम एक छत के नीचे कुछ समय के लिए एकत्रित हो सकते हैं। छतें सबकी अलग-अलग हो सकती हैं, मकान सबके अलग-अलग हो सकते हैं, स्थान सबके अलग-अलग हो सकते हैं, मगर हम एक-दूसरे से जुड़े रहें, दूसरे के हाल-चाल पूछते रहें, जब भी आवश्यकता हो तो एक-दूसरे के साथ खड़े हों। दूसरी बात आती है सामाजिक समरसता। सभी जाति, वर्ग, धर्म के मित्र हों, सभी प्रांत के सभी जातियों के अ, वर्ग के हमारे मित्र हों, सब हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, सभी का पानी, मंदिर और शमशान एक हो, कोई भेदभाव ना हो, हमारे मित्रों में कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। सनातन संस्कृति में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। और जैसे कि आपको पता ही है कि जब अ, कोई भी पवित्र संस्कार होता है या सप्तपदी विवाह का संस्कार होता है, उस समय बसोर से बांस लिया जाता है, बढ़ई खाम बनाता है, धोबन मांग भरती है, कुम्हार जो है दोने पत्तल ला के देता है। इस तरह के समाज का हर वर्ग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है और एक दूसरे के एक कार्यों को संपूर्ण करता है। बिना एक दूसरे के सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। नाई भी हमारी आवश्यकता है, कुम्हार भी हमारी आवश्यकता है, विश्वकर्मा भी हमारी आवश्यकता है, चंडाल भी हमारी आवश्यकता है, सफाई कर्मी भी हमारी आवश्यकता है। तो फिर ऊंच नीच का भाव हम में नहीं होना चाहिए, हम एक साथ मिल के रहें। एक बार का उदाहरण याद आता है, बाला साहब देवरस ने जब अपनी माँ से पूछा कि हमारे मित्र हैं जो उनको आप भोजन कहाँ कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम दहलान में वरांडे में खाना खिलाएंगे। तो फिर अगले दिन से बाला साहब देवरस जो है बरामदे में खाना खाने लगे। माँ ने बोला नहीं बेटा, घर के अंदर खाना खाओ। तो उन्होंने कहा क्या आप हमारे मित्रों को भी घर के अंदर खाना खिलाएंगी? तो उन्होंने कहा हाँ, जहाँ आप बैठेंगे वहीं हम उनके भोजन कराएंगे। तो ये सामाजिक समरसता का भाव हमारे बाला साहब देवरस जी ने प्रारंभ किया है और इसको हमें आगे बढ़ाना है। सामाजिक समरसता, चरणबद्धता के दूर से हमें ऊंच नीच का भाव समाज में जो विकृति आ रही है, जो छुआछूत की भावनाएं अब तो समाप्त हो गई हैं। अब कहीं छुआछूत नहीं मिलता है, मगर हमको सामाजिक समरसता का यह जो भाव है वह अपने जीवन में अपनाना है। किसी तरह का जाति भेद, वर्ग भेद से हमें तिलांजलि देनी है। हम सब एक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के हित के लिए जीते हैं, इस देश के हित के लिए हम अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पण कर देंगे। इस भावनाओं के साथ हम सामाजिक समरसता का झंडा लेकर चलें और सामाजिक समरसता का निर्माण करें। पर्यावरण पर्यावरण पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, वृक्ष लगाओ। पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, वृक्ष लगाओ। मित्रों, ये आज हमारी जीवन की पहली आवश्यकता है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण काफ़ी लोगों ने अपने प्राण गंवाए और जब ऑक्सीजन की जो उपयोगिता है कोरोना काल से के समय हमको समझ में आई। आज पर्यावरण प्रदूषण अपने उच्च शिखर पर पहुंच रहा है। लोग पॉलीथीन जो सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग करते हैं,
काफ़ी जगहों पर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जो प्रदेश हैं यहाँ पर पॉलीथीन जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन है लगभग समाप्त प्राय है और कहीं इसका उपयोग नहीं होता है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अभी देखने को मिलता है कि हर कोई पॉलीथीन का उपयोग करता है। तो इस पॉलीथीन का उपयोग हमको करना बंद करना है, वृक्ष लगाना है और पानी जो है, पानी की बचत करनी है। छोटे-छोटे काम हैं, जैसे नल चालू है तो उसको बंद करें। यदि पानी टपक रहा है तो उसमें सुधार कराएँ। ये ना सोचें कि ये नगर पालिका का है, नगर निगम का है या पंचायत का है। हम ये देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। हम इसको पानी को बचाएँ ताकि लोग इसका उपयोग समुचित उपयोग कर सकें। व्यर्थ में हम किसी चीज़ का अपव्यय ना करें। मानव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एक बात और हम आपसे कर लें कि जो मानव की संरचना है वो क्या है? तो उसमें आता है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है वो पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है। पंच तत्व में क्षिति, जल, पावक मतलब क्षिति पृथ्वी, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन पांचों तत्व से मिलकर हमारे शरीर का या मानव शरीर का या प्रकृति के किसी भी प्राणी का निर्माण हुआ है। इन्हीं पांच तत्वों का हमको चूंकि हम इन तत्वों से मिलके बने हुए हैं और भूमि में जितने भी तत्व हैं वो शरीर के हमारे शरीर के किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी कमी से हमें विभिन्न तरह के रोग होते हैं। तो हम भूमि को प्रदूषित ना करें, ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करें, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग कम से कम करें या ना करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा सार्थक होगा। भूमि को प्रदूषण से बचाएं, फिर जल हमारे जीवन की महती आवश्यकता है, उसको भी प्रदूषित ना करें। माँ का जो नदियाँ हैं हमारी, नदियाँ समस्त नदियों के नाम जो है माँ के रूप में रखे हैं। गंगा, यमुना, ताप्ती, नर्मदा और सभी के स्वरूप जितने भी जल की संरचना है उनके नाम, नदियों के नाम माँ के रूप में रखे गए हैं। तो माँ हमारे जीवन में सदैव पूजनीय है। उसका हम सिर्फ आदर ना करें, उसकी स्वच्छता को भी हम बनाए रखें, वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। अभी आप देख रहे हैं कि जरा सा पानी अधिक गिरने के कारण किस तरह से बाढ़ आ गई है। तो हम उसके जो उसका जो क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र हैं, जो उसके किनारे हैं उस पर अतिक्रमण ना करें, उन संरचनाओं को नुकसान ना पहुंचाएं जो हमारे भविष्य में मानव जीवन के लिए खतरा बने। देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सभी जगह बाढ़ का तांडव आप देख रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण का विनाश। तो हम अ, वनों का संरक्षण करें। किसी भी तरह से वनों में अवैध कटाई और वन्य प्राणियों के सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना अ, अत्यंत आवश्यक है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो हमको पर्यावरण को संतुलित करना होगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना होगा और प्रदूषण से हमें बचाना होगा। शुद्ध वायु हमारी आज की आवश्यकता है, सतत आवश्यकता है। अनादिकाल से भी हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना जीवनचर्या शुरू करते थे, प्राणायाम करते थे। वो भी इस बात से विज्ञ थे। एक और बात आपको मिलती है कि जब हमारे ऋषि मुनि तर्पण करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, स्नान के तुरंत बाद सूर्य को अर्घ दिया जाता है, पानी देने की परंपरा है। तो ये एक परंपरा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक महत्व है। यदि हम
5 मिनट 10 मिनट सूर्य के सामने खड़े होते हैं, सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं, तो हम विटामिन डी की पूर्ति हमारे शरीर को होती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हम बच जाते हैं। आजकल लोग विटामिन डी की टैबलेट्स खाते हैं, जो कभी भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। हम यदि थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, 5 मिनट में, बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं करते हैं, प्रातः उठ के आप स्थानोपरांत यदि सूर्य को जल देते हैं और 5 मिनट 10 मिनट भी आप सूर्य की रोशनी लेते हैं, तो आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। अ, यदि हम जैसे हस्ताक्षर करते हैं तो हिंदी में हस्ताक्षर कर सकते हैं, मातृभाषा का सम्मान करें। एक घटना है, जब रघुवीर जी विदेश यात्रा करके आए तो अंग्रेजी में भाषण चल रहा था, सभी एंकरिंग अंग्रेजी में कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजी में लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोग विदेश गए हैं। तो एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं जर्मन गया, रूस गया, फ्रांस गया, इटली गया। उन्होंने पूछा कि भाई अब वहाँ पे क्या कोई अंग्रेजी में बात करता है? तो उन्होंने कहा नहीं, सभी लोग अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। जापानीज अपनी भाषा में बात करते हैं, जर्मन अपनी भाषा में बात करते हैं, रूसी अपनी भाषा में बात करते हैं। तो फिर हम क्यों ना अपनी भाषा का आदर करें, हिंदी को बड़े गर्व के साथ क्यों ना अपनाएं, हम हिंदी का को अपनाएं और हिंदी में बात करें। हम घर के अंदर भाषा, भूषा, भजन, भ्रमण, भोजन, देखिए पुनः एक बार, घर के अंदर भाषा, भूषा, भजन, भ्रमण, भोजन और स्व का अभियान की जागरूकता चलाएं और स्व का भाव अपने अंदर जागृत करें अपने देश को। आज अमेरिका भी कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, हमको भी ये भाव होना चाहिए कि भारत फर्स्ट। हम अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए, उस परम वैभव में स्थापित करने के लिए हमको आज की आवश्यकता है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। और ये संघ का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में हम स्वदेशी अपनाएं। और मैं नहीं समझता कि मोहन भागवत जी ने काफ़ी पहले ये पंच परिवर्तन की बात की थी। यही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 15 अगस्त को ध्वजारोहण के समय कही है कि आप स्वदेशी सामग्री का उपयोग करें। यदि थोड़ा महंगा भी है तो आप स्वदेशी को अपनाएं। स्वदेशी ही हमारे जीवन का आधार है और वही हमको, जैसे आप कोका कोला ले लें, थम्स अप लें, यदि आप कोका कोला पीते हैं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। और वहीं यदि आप मट्ठा पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो आपका दांत सुंदर होंगे और उसके साथ साथ आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो जीवन में यदि हम विदेशी को अपनाते हैं, उसकी अंधी दौड़ में चले जाते हैं, कोका कोला पीते हैं, दूसरे ड्रिंक्स लेते हैं, तो वो शरीर के लिए हानिकारक है। हमारे स्वदेशी ड्रिंक्स, मट्ठा है, दही है, छाछ, लच्छी लस्सी, दूध, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर बहुतायत में हैं और यही हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। तो हम घर के अंदर भाषा, भूषण, भजन, भ्रमण और भोजन स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी के भाव को, स्व के भाव को जागृत करें। अपने इस पर हम गर्व करें। मित्रों, सामूहिक सामूहिक पंगत, संगत, भजन, और जब भी हम पंगत या भोज करते हैं तो उसमें पत्तल का उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, प्लास्टिक के ग्लास का उपयोग ना करें। पानी का हम चुल्लू से जो पहले हाथ से या इस तरह से पानी पिया करते थे, उसमें शर्म करना बंद करें। और उससे दो फायदे हैं, एक तो आपके हाथ भी आप उसके पहले धोते हैं, दूसरा पानी की शुद्धता भी बनी रहती है और आपके जो शरीर की गर्मी है वो आपके
पानी के साथ अंदर जाती है और गर्मी भी शरीर की शांत होती है जब पानी के स्पर्श हाथ की गद्दी पर होता है। तो इसके अनेकों फ़ायदे हैं, स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अधिक लाभदायक है। पाँचवाँ और अंतिम है नागरिक नियमों का पालन। ये मित्रों बहुत बड़ा दायित्व है कि जो नियम हैं उनका हम पालन करें, देशभक्ति का प्रकटीकरण करना, नियमों का पालन करना, संविधान का पालन करना, इससे श्रेष्ठ कार्य शायद कोई दूसरा नहीं है। एक बार की बात याद आती है जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, काफ़ी पुरानी बात है, तो उनके पास वो हमेशा ट्रांजिस्टर रखते थे। ट्रांजिस्टर था उनके पास, तो वो जा रहे थे, वो न्यूज़ के शौकीन थे। तो न्यूज़ का जब समय हुआ तो उन्होंने सह यात्री से न बोला, उनके पास भी ट्रांजिस्टर था, सह यात्री से बोला कि क्या आप अपना ट्रांजिस्टर चालू कर सकते हैं? समाचार का समय हो गया है, मैं समाचार सुनना चाहता हूँ। सह यात्री ने कहा कि मित्रवर, आपके पास भी ट्रांजिस्टर है, आप अपना ट्रांजिस्टर क्यों नहीं चालू करते? क्या सेल नहीं है या बैटरी डाउन है? क्या कारण है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे इसमें बैटरी भी है, सेल भी ठीक है, ट्रांजिस्टर भी ठीक है, परंतु मैंने इसका रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं कराया है। उस समय रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल हुआ करते थे, जैसे आजकल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होता है, पंजीयन होता है, उसी तरह से उनके पंजीयन होते थे, उसका रिन्यूअल होता था। उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करा पाए हैं, इसलिए मैं अभी ट्रांजिस्टर नहीं चलाऊँगा, तो आप अपना ट्रांजिस्टर चला लें। और सह यात्री के ट्रांजिस्टर से उन्होंने समाचार सुना। जबकि वहाँ पर वो रेल में यात्रा करते हुए किसी व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं था कि उनके ट्रांजिस्टर का रजिस्ट्रेशन है भी, नहीं है, या समय समाप्त हो चुका है, परंतु उन्होंने नियमों का पालन किया और हमको नियमों का पालन करने की प्रेरणा दी। तो ऐसे आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे आदर्श हमारे व्यक्तित्व रहे हैं। हमें उनसे शिक्षा लेते हुए अपने संविधान का, नियमों का, कानून का पालन करना चाहिए। जैसे हेलमेट की बात आती है, तो सदैव दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट और चौपहिया वाहनों के लिए, कार के लिए सीट बेल्ट की बात करते हैं। और इसके लिए पुलिस प्रशासन का खासी मशक्कत करता है, चालान करने होते हैं, अनावश्यक आपको व्यवधान उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप जब भी जाते हैं दोपहिया वाहन में तो हेलमेट अवश्य लगाएं। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। देश का काम है, संविधान का एक दायित्व है कि सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ही आपको रोका जाता है और हेलमेट लगाने के लिए आपको दंडित भी किया जाता है, चालान भी किया जाता है, आपसे अनुग्रह भी किया जाता है, आपसे निवेदन भी किया जाता है। तो आप उस निवेदन का जो छोटा कर्मचारी होता है ट्रैफिक पुलिस का, उसका आज्ञा का पालन करें। सीट बेल्ट, यदि आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट आप लगाएं, चाहे वो चलाने वाला हो, चाहे कोई ड्राइवर हो, चाहे पीछे बैठने वाले सह यात्री हों, सभी जो है सीट बेल्ट लगाएं ताकि आप अपनी खुद की सुरक्षा कर सकें। तो हमको इन सब चीज़ों को करना है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ, मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। हमको पर्यावरण की भी सुरक्षा करना है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। नदी, नाले, वन्य प्राणी सभी की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और यह नागरिक कर्तव्य है। नागरिक नियमों का पालन हमें करना है। नागरिकों के नियम का पालन करते हुए हमको सभी पंच परिवर्तन जो है इस देश में लाने हैं। एकदम से हम इसको नहीं ला सकते, मगर समाज के आचरण में आमूल आमूलाग्र परिवर्तन करने के लिए हम तैयार हैं और आमूलाग्र परिवर्तन करके हम रहेंगे। इस भावना के साथ मैं आपको इस बात की के लिए पुनः बारंबार आपको पंच परिवर्तन अपनाने के लिए आपसे अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मैं तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज हम आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय सेवा समिति महाकौशल प्रांत का प्रवेश शिक्षा वर्ग सागर में चल रहा है और ये 15 दिवसीय प्रवेश प्रबोध शिक्षा वर्ग 9 मई से प्रारंभ होकर 25 मई 2025 तक चलेगा। इसमें प्रांत कार्यवाहिका श्रीमती सुमेधा पोल के मार्गदर्शन में चल रहा है। आज विक्रम संवत 2082 तिथि एकादशी कृष्ण पक्षे दिनांक 23/5 दिन शुक्रवार असक संवत 1947 को राष्ट्रीय सेवक समिति महाकौशल प्रांत का पथ संचलन निकला और चल रहे हैं चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर। चल रहे हैं चरण अगणित ध्येय के पथ पर, ये मनोकामनाओं के साथ ये निकला। और इसमें वर्गाधिकारी जो हैं श्रीमती श्रद्धा सिंह प्रमोद, श्रीमती डॉक्टर अंकिता देशपांडे प्रवेश, संपर्क सूत्र इसके हैं सुश्री किरण लोधी, विभाग कार्यवाहिका सागर श्रीमती अंजलि दुबे, जिला कार्यवाहिका सागर श्रीमती रश्मि दुबे, नगर कार्यवाहिका सागर। तो पथ संचलन राष्ट्रीय सेविका समिति के पद संचलन के पूर्व कुछ बातें हम इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़े से संक्षेप में हम आपसे बात करते हैं। राष्ट्रीय सेवा समिति हिंदू राष्ट्रवादी महिला संगठन है जिसकी स्थापना जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समानांतर कार्य करता है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1936 विजयादशमी के दिन वर्धा में हुई थी। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के लिए यह कार्य करता है। श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर मौसी जी, जो मौसी जी के नाम से विख्यात थी, इसकी प्रथम प्रमुख संचालिका थी। इसका मुख्यालय नागपुर है। वर्तमान सेविका समिति की प्रमुख संचालिका बी शांता कुमारी वेंकटरमैया शांता कुमारी हैं और जो अखिल भारतीय प्रमुख संचालिका हैं। इसकी प्रार्थनाएं कुछ हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। नमामो वयम मातृभूः पुण्य भूस्त्वामामः, अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं और उसे अपना जीवन समर्पित करते हैं। नमो विश्व शक्तये नमस्ते नमस्ते है, विश्व शक्ति को नमस्कार करते हैं। अम्बे तू अपनी प्रिय कन्या को प्रदान करह, देवी से सतित्व शक्ति और प्रेरणा प्रदान करने की कामना करते हैं। दुराचार और दुष्वृत्तियों का विध्वंस है। दुराचार और दुर्वृत्तियों का विध्वंस है। दुराचार दुर्वृत्तियों को नष्ट करने और राष्ट्र को बेहतर बनाने का अनुरोध करते हैं। हम सुशील, सुधीर, समर्थ और संगठित बने। सेविकाओं को सुशील, सुधीर, समर्थ और संगठित बनाने का आशीर्वाद मांगती हैं। देखिए, चरित्र से बढ़ के कोई चित्र नहीं है और राष्ट्रीय सेविका समिति जो है महाकौशल प्रांत का प्रदेश प्रमुख वर्ग का 15 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और ये सबसे बड़ी भूमिका राष्ट्रभक्ति और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में सबसे अग्रणी भूमिका निभाती हैं और देश के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, इस देश में संस्कृति को जीवित रखना हमारे चरित्र का प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। आज महिलाएं अपने आप खड़े होकर तैयार होना, देश, धर्म, समाज, संस्कृति के लिए अपनी जो ताकत है उस ताकत को विकसित करके समाजोपयोगी कुछ काम करने के लिए जो प्रशिक्षण हो रहा है उसमें आज पथ संचलन कार्यक्रम चल रहा है। पथ संचलन यानी एक अनुशासन युक्त
चलते हुए समाज को अपनी ताकत महिलाएं दिखाने के लिए आज बाहर आए हैं। उनके लिए मैं अभिनंदन देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। परमागढ़ नगर में कल कितनी धूप थी, बहुत धूप छाया। आया दीदी, दीदी आप साइड होइए प्लीज, थोड़ा सा साइड हो जाइए, सामने नहीं चलना, बस संचालन के साइड होइए। भारत माता की वंदे वंदे। जाइए पढ़ने मैडम, फोटो में आ जाओ। ये फोटो में भारत माता की बहुत अच्छा, कल रखा हो, बहुत अच्छा।
जय अरे अब वो निकल आया है, चलने जाना नहीं चाहिए अपन को, इस तरफ हो जाएंगे। पकड़ो नहीं, पूछ नहीं पकड़ो और हाँ भाई साहब, सर बताओ। आज बड़े गर्व का विषय है कि हमारे सागर जिले में आरएसएस राष्ट्रीय सेविका समिति, महाकौशल प्रांत, छत्तीसगढ़ प्रांत और मध्य भारत प्रांत, 3 प्रांतों की हमारी मातृशक्तियों का जो प्रशिक्षण वर्ग लगा हुआ था हमारे ग्रेटमैन स्कूल में, और आज यहाँ से ये पथ संचलन निकला है मातृशक्तियों का, तो सभी नगरवासियों में काफ़ी गौरव और हर्ष व्याप्त है। थैंक यू।